जो मालूमात मिली थी मैंने उसका जवाब। तो आपने जियाउर रहमान बर्क को सुना। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सांसद जियाउर रहमान बर्क से जो सवाल पूछे गए, जिनका जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया, वो क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल जो एसआईटी ने पूछा वो ये कि सर्वे के दिन आपको किसने बुलाया। जवाब बर्क साहब की तरफ से दिया गया, मुझे टीवी से सर्वे के बारे में पता चला। एसआईटी ने पूछा आप भीड़ के साथ पहुंचे थे। जवाब दिया भीड़ पहले से जमा थी, मैंने भीड़ को समझाया। एसआईटी का सवाल आपने भाषण से भीड़ को भड़काया। जवाब कोई भाषण ही नहीं दिया, मीडिया से बात की। एसआईटी का सवाल 23 नवंबर को जफर अली आरोपी है और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। तो सवाल ये पूछा एसआईटी ने कि 23 नवंबर को जफर अली से क्या बात की। जवाब दिया मुझे याद नहीं। फिर एसआईटी का सवाल 23 नवंबर की आधी रात को जफर अली से क्या बात की। फिर जियाउर रहमान बर्क का जवाब मैंने कहा था शांति से सर्वे करवा देना। एसआईटी का सवाल जफर ने बताया कि आपने भीड़ जमा करने को कहा। जवाब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने भीड़ इकट्ठा नहीं की। एसआईटी का अगला सवाल भीड़ किसने इकट्ठा की। जियाउर रहमान बर्क का जवाब मुझे नहीं पता, मैं तो राज्य से बाहर था। एसआईटी का सवाल आप कहां थे। जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया मैं बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी का सवाल आरोपियों ने बताया कि आप संभल में ही थे। जियाउर रहमान बर्क का जवाब नहीं, मैं बेंगलुरु में था, सांसद हूं, सबका फोन उठाता हूं। एसआईटी का सवाल आपने भीड़ जमा करने, सर्वे रोकने का दबाव बनाया था क्या। जवाब मैंने शांति की अपील की थी। एसआईटी का अगला सवाल आपने जफर अली से लोगों को भड़काने को क्यों कहा। जवाब मैंने जफर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। एसआईटी का सवाल जफर अली को आप कैसे जानते हैं। जियाउर रहमान बर्क का जवाब जामा मस्जिद के सदर हैं, परिवार में बुजुर्गों के पास आते रहते हैं। अगला सवाल एसआईटी का जफर से आपकी कैसी जान पहचान है। तो जवाब जियाउर रहमान बर्क ने दिया जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, वकील हैं, बस इतनी जान पहचान है। एसआईटी का अगला सवाल सुहेल इकबाल से कैसी जान पहचान हुई। जवाब माननीय विधायक के बेटे हैं। सुहेल इकबाल जो विधायक के बेटे हैं उसको लेकर एसआईटी ने सवाल पूछा, तो जवाब यही जियाउर रहमान बर्क ने दिया कि वो माननीय विधायक के बेटे हैं। तो अभी तक ये सवाल जवाब का सिलसिला सूत्रों के हवाले से जो सामने आया है, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने ये सवाल जवाब जो किए, करीब 2 घंटे का इसमें वक्त लगा। एसआईटी ने बर्क और उनसे पूछताछ के सिलसिले में बड़ा बयान दिया। जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ के बाद जो पुलिस का बयान सामने आया, पूछताछ में जरूरत पड़ने पर फिर से बुला सकते हैं, जांच अभी जारी है और फिर बुलाया जा सकता है। जियाउर रहमान बर्क से 2.25 घंटे पूछताछ हुई है। जियाउर रहमान बर्क ने सभी सवालों के जवाब दिए, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दीप कुमार जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर किस तरह से आज पूछताछ रही, क्या रहा, थोड़ा सा आप समझा दें। देखिए आज जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में उनका बयान दर्ज होना था तो उनको आज बुलाया गया था और आज नियमानुसार उनके बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने जो जवाब वगैरह दे रहे थे तो कहते कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस का क्या। नहीं, सभी चीज़ें जो देखिए जो जवाब हैं वो तो निश्चित रूप से देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो एविडेंस है वो साइंटिफिक होती है और एविडेंस में जो चीज़ें हैं या पुलिस के जो सवाल हैं वो हमारी जो एविडेंस है वो साइंटिफिक तरीके से चल रही है और हमने सभी बिंदुओं पे जो है उनसे पूछताछ आज की। आप इसे जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक बार कहते कोशिश करके आपसे पूछे कि क्या अब इसके बाद फिर से बुलाएंगे या इस बारे में चर्चा भी करेंगे आपस में क्या। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है किसी भी बिंदु पर किसी को भी कभी भी बुला सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जानते हैं। पुलिस की तरफ से शिवांक साफ किया गया है कि अभी जांच जारी है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे दोबारा जियाउर रहमान बर्क को बुलाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो सवाल एसआईटी ने तैयार किए थे और उनके जवाब के बाद अभी क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क के जवाब से। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, आज जो पूछताछ हुई है वो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे गए थे और जियाउर रहमान बर्क से जवाब दिए गए थे। अभी तक क्रॉस क्वेश्चनिंग जियाउर रहमान बर्क के साथ नहीं की है एसआईटी ने। आज भी जो वो सवालों के जवाब दे रहे थे सिर्फ उन्हें ही दर्ज करा गया था, कोई भी उनसे उसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही थी। जिस तरह से अभियुक्तों के जो बयान थे, जो अन्य अभियुक्तों के बयान थे जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, और उसके अलावा
जो साइंटिफिक एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, जो उनकी की व्हाट्सएप कॉल के जो एविडेंसेस हैं, मैसेज के जो एविडेंसेस हैं, उन पर पुलिस ने आज पूछताछ नहीं की है। तो इससे एक चीज़ साफ है कि ज़ियाउर रहमान बर्क से इस पूरे मामले में पुलिस कभी भी उनको फिर से बुला सकती है, और जब अगली बार बुलाएगी तब इन्हीं सब सवालों से, जो सवाल आज किए गए थे ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। पुलिस अपने सबूतों के आधार पर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करेगी। फिर देखना होगा कि ज़ियाउर रहमान बर्क किस तरह से जवाब देते हैं। आज तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास ज़ियाउर रहमान बर्क ने यहाँ पर मौजूद थे, पूछताछ में वो मौजूद थे और लगातार सवालों के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन कई सारे सवाल आज भी उन्होंने जवाब अधूरे छोड़े। जैसे जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी जफर अली से रात में 10 बजे क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। उनसे जब ये पूछा गया कि सुहेल इकबाल से आपकी क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। जबकि एफआईआर में यह दर्ज है कि सुहेल इकबाल ने दंगे के वक्त में भीड़ से ये कहा था कि मेरी ज़ियाउर रहमान बर्क से बात हो गई है, आप लोग अपने मंसूबे में कामयाब होंगे, जो आपको करना है वो आप करिए, लेकिन सर्वे रुकवाइए। यह बाकायदा एफआईआर में दर्ज है। तो इसी वजह से आज, क्योंकि ज़ियाउर रहमान ने बहुत सारे सवालों के नहीं जवाब दिए, जब उनसे ये पूछा गया कि आप रात में 12:30 बजे क्या आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि देखिए मैं तो बाहर था और मुझे सर्वे के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा कि शांति से आप सर्वे करवा लीजिएगा। लेकिन अगली बार एसआईटी उनसे ये भी पूछेगी कि आपने 7 मिनट तक क्या बातचीत करी, क्योंकि ये जो उन्होंने आज जो अपने जवाब दिए वो जवाब काफ़ी छोटे थे। और सूत्रों के मुताबिक कि अगली बार जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी तो इस तरह के भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या क्या आपकी मतलब बातचीत हुई थी, और उसके अलावा जो आप जो जवाब दे रहे हैं वो आप चंद मिनट के ही जवाब दे रहे हैं, जबकि आपने लंबी चौड़ी बातचीत की है। तो देखिए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि कई सारे ऐसे अभियुक्त थे जिनका कहना था कि जफर अली के कहने पर वो लोग आए थे, और जफर अली का ये कहना था कि ज़ियाउर रहमान के कहने पर उन्होंने सबको बुलाया था। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। तो इसी को पुलिस अपने अगली बार जब इनको बुलाएगी ज़ियाउर रहमान को, तब इंटरलिंक भी करेगा और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर सीधे सीधे एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नजर आ रहा है। जफर अली ने जिस तरीके का बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाया, उसी वजह से कटघरे में ज्यादा खड़े हुए नजर आए सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क, और आज वहां जो जफर अली के बयान से जुड़े हुए सवाल थे उस पर उन्होंने कहा कि उनको याद ही नहीं है क्या बात हुई है। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि वकीलों की टीम जो साथ में थी ज़ियाउर रहमान बर्क के, वो भी कुछ ज़ियाउर रहमान बर्क को गाइड कर रही थी कि उनको किस सवाल का कितना जवाब देना है, कितना जवाब नहीं देना है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ तकरीबन 10 से 15 वकीलों की पूरी टीम आई थी, लेकिन ज़ियाउर रहमान जब पूछताछ के लिए गए थे तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वकील ही वहां पर भीतर गए थे पूछताछ के समय पे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से मतलब जानकारी दी जा रही कि ज़ियाउर रहमान पहले से ही प्रिपेयर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी वकील को, सिर्फ और सिर्फ उनकी तकनीकी मदद के लिए वो वहाँ पर लेकर आए थे ताकि जो भी सवाल है उनका वो लीगली जवाब दे। लेकिन वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आए थे ज़ियाउर रहमान बर्क, तो किसी भी तरह की कुछ इस तरह की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, ज़ियाउर रहमान बर्क लगातार जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आने से पहले लीगल राय भी उन्होंने सारी ली थी, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से एसआईटी उनसे जो भी सवाल पूछ रही थी, जिस तरह से वो अधूरे जवाब दे रहे थे, इससे हो सकता है कि वो क्योंकि कानूनी राय लेकर आए थे, इसी वजह से वो उतना ही बोल रहे थे, उतने ही जवाब दे रहे थे, जिससे कहीं से वो कानूनी रूप से कहीं पर भी। बहुत शुक्रिया शिवांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि दोबारा एसआईटी की तरफ से पूछताछ के लिए ज़ियाउर रहमान बर्क को कब बुलाया जाता है। इस बीच अगली खबर का रुख कर रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। एएसआई मस्जिद के बाहर नए नाम वाला बोर्ड लगाएगी, जिस पर शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। एएसआई ने दावा किया दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जामा मस्जिद नहीं है, जुमा मस्जिद है, और इसीलिए अब मस्जिद के सामने जो बोर्ड है उस पर जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद वाला नाम का बोर्ड एएसआई लगाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये शाही जामा मस्जिद दिख जाएगी, जो लगातार बीते कई महीनों से लगातार विवादित भी है, और इसका लगातार जो मामला है वो लगातार कोर्ट में चल रहा है। अब इस शाही जामा मस्जिद, चूँकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, तो शाही जामा मस्जिद से जब आप पहुँचने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, शाही जामा मस्जिद संभल। लेकिन जल्द ही ये बोर्ड बदलने वाला है। ये बदलने इसलिए वाला है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर अपना नया बोर्ड लाकर लगाएगी। अब आपको जरा वो बोर्ड हम लोग दिखाते हैं। ये
ठीक सामने यहाँ पर सत्यव्रत पुलिस चौकी है और सत्यव्रत पुलिस चौकी के पास में ही ये नया बोर्ड रखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये जो आपको आइए जरा दिखाते हैं यहाँ पे कि ये जो बोर्ड है, यहाँ पर ये नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड के ऊपर लिखा गया है जुम्मा मस्जिद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारक जुम्मा मस्जिद। और ये पूरा बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुमा मस्जिद के रूप में इस जो पूरा स्मारक है, जो विवादित स्ट्रक्चर है, उसे नोटिफाई करा गया था, जिस वजह से जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद का यहाँ पर बोर्ड लाकर लगाया गया है, यहाँ पर लाकर रखा गया है। और यही बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिनों में इस बोर्ड को लगा दिया जाएगा जामा मस्जिद परिसर के ठीक बाहर पर। देखिए, पंजाब के जालंधर में बीजेपी के एक नेता के घर पर हमला हुआ है और इस हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। लॉरेंस के साथी ज़ीशान अख्तर ने इस हमले की साजिश रची थी, ये जानकारी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल था ज़ीशान अख्तर। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर जो हमला हुआ था, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का भी दावा किया जा रहा है। पंजाब में माहौल खराब करने के लिए ये आईएसआई की साजिश है, दावा ये किया जा रहा है। बब्बर खालसा से भी कनेक्शन और उसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले में बड़ा खुलासा। लॉरेंस के साथी ज़ीशान अख्तर ने हमले की साजिश रची थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल था ज़ीशान अख्तर। बीजेपी के नेता हैं मनोरंजन कालिया, उन्हीं के घर पर हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा भी किया जा रहा है। मकसद इस हमले का पंजाब का माहौल खराब करना बताया जा रहा है कि आईएसआई की साजिश पंजाब में माहौल खराब करने की, और बब्बर खालसा से भी इस हमले का जो कनेक्शन है उसकी जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस के ऑफिसर्स ने और जो टीम्स हैं उन्होंने लगातार काम करते हुए 12 घंटे के अंदर इस केस को ट्रेस कर लिया है और इसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी और इसमें जो बीकेआई के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। तो 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ऐसे में पूछताछ पुलिस अपनी आगे बढ़ा रही है। फिलहाल ये जो हमला हुआ है, बीजेपी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ था और देखिए किस तरीके से ये बैटरी रिक्शा में बैठकर हमलावर आए और ग्रेनेड फेंक कर चले गए बीजेपी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर। ये मामले में अब जो लॉरेंस गैंग है उसका हाथ सामने आ रहा है, नाम ज़ीशान अख्तर का सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्या में भी ज़ीशान अख्तर कटघरे में था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से, कौन है ये 2 लोग जिनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है? सचिन जी देखिए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक, जो जालंधर पुलिस ने जानकारी दी है अभी तक। ये दोनों जालंधर के ही रहने वाले हैं, पर इसमें जो मेन कंस्पिरेटर है वो बड़ा डेंजरस जो नजर आ रहा है, ज़ीशान अख्तर, जो बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में जिसका हाथ है और जो अभी भगौड़ा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक सा प्लॉट लग रहा है और जिस तरीके से पुलिस ने कहा भी है कि ये बड़ा डेंजरस प्लॉट था जो पंजाब की जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो अब इसमें तार और भी जुड़ेंगे। हालांकि पुलिस जो है इसको लेकर पुख्ता नहीं है अभी कि इसमें बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है उनके जो गुर्गे हैं उनका कितना रोल है, क्योंकि ज़ीशान अख्तर जो है ये लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, ये शहजाद भट्टी का गुर्गा है, उनके लिए काम करता है। तो अब इसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ग्रुप जो है इसमें जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस बारे उसमें आती है। और प्लॉट जो है वो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, जिस तरीके से ज़ीशान अख्तर की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें सामने आ रही है और अब कड़ियां जो है पंजाब पुलिस में जोड़ेगी कि आगे क्या क्या ये करने की प्लानिंग जो है अभी कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की यही आशंका जताई जा रही है, और इसके तार जो हैं वो सरहद पार आईएसआई से और बब्बर खालसा जो गैंग है उससे भी जुड़ते हुए सचिन नजर आ रहे हैं क्या? जी, निश्चित तौर से ये पंजाब पुलिस ने भी अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी ये क्लियर कर दिया है कि ये सारा का सारा जो प्लॉट है वो अक्रॉस बॉर्डर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो प्लॉट जो है सारा बनाया गया था, जिसमें जिशान अख्तर जो है उसकी मेन भूमिका थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको बनाने के लिए, उसको हैच करने के लिए। और ये शहजाद भट्टी का, क्योंकि ये खास है जिशान अख्तर जो है जो आजकल भगोड़ा है, तो अक्रॉस बॉर्डर जो है बहुत पाकिस्तान शुक्रिया में आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे आगे बढ़ना होगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। गोकुलपुरी इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हिमांशु नाम के युवक की हत्या की गई है। दूसरे समुदाय के 3 लड़कों पर इस हत्या का आरोप है। जो मृतक हिमांशु है, हिमांशु की आरोपी की हिमांशु की बहन से दोस्ती थी। जो जानकारी मिल रही है, मृतक हिमांशु की आरोपी की बहन से दोस्ती थी। हिमांशु और आरोपी की बहन ने प्रेम विवाह कर रखा था। बहन के प्रेम विवाह से नाराज था आरोपी और उसने हत्या कर दी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। क्या जानकारियां और मिल रही हैं सुशील? और ये आरोपी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इनको? जी देखिए दोबारा जी, इस पूरे मामले में गोकुलपुरी में इलाके में तमाम लोगों ने फिलहाल जो गोकुलपुरी थाना है उसका घेराव किया है और गिरफ्तारी की ही लगातार मांग की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं इन तमाम आरोपियों को पकड़ने की, क्योंकि आरोप ये है कि जो फिलहाल आरोपी थे वो अपनी बहन की इज्जत को लेकर हिमांशु को उन्होंने कल देर रात में पकड़ा और उसके साथ मारपीट की और उसके बाद से उसको स्टेप किया है जिससे उसकी मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो आरोपी हिमांशु है उसके ऊपर भी कई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो पहले से ही फाइल हैं, क्योंकि वो नाबालिग जब था तब भी उस पर केसेस थे। लेकिन इलाके के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर अटैक किया, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तमाम जो लोग हैं वो अपने पे मौजूद हैं। चूंकि भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हो गए थे, इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया था ताकि कोई भी तनाव की स्थिति ना हो। और अब फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो शांतपूर्ण है और ये माना जा सकता है कि थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कोई अपना स्टेटमेंट जारी करे। नहीं तो पुलिस ने इस मामले में अभी कितने लोगों पर मामला दर्ज किया है? 3 आरोपी हैं इस मामले में या और ज्यादा भी हो सकते हैं? जी देखिए, 3 आरोपियों की बात सामने निकल आ रही है जो फिलहाल विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनकी तरफ से ये बताया भी जा रहा है कि 3 से ज्यादा लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए फिलहाल ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा था कि दिल्ली पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे जानकारी दे रहे हैं गोकुलपुरी इलाके के अंदर किस तरीके से इस हत्या के बाद मामला काफी गरमाया। लोगों का गुस्सा यहां पर देखने के लिए मिला। आरएएफ को तैनात करना पड़ा। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। गुलाबी शहर जयपुर, वहां से हिट एंड रन का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचल डाला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कार हादसे के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये मांग लोगों की तरफ से की गई। दरअसल जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में कल रात करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ था। पैदल और बाइक सवार जो भी यहां सड़क से गुजर रहे थे, तेज रफ्तार कार उन्हें कुचलती चली गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। और इस बीच जयपुर हिट एंड रन केस के आरोपी का नाम उस्मान है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष था ये। इस हादसे के बाद कांग्रेस जिला कमेटी के उपाध्यक्ष रहे उस्मान खान को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। उस्मान खान विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में लोहे के बेड बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है। कार से टक्कर मारने के बाद
जिस वक्त कार से टक्कर मारी उसने, वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त वो नशे में था। जयपुर में जब कार ने लोगों को टक्कर मारी, बहुत ही खौफनाक वो मंजर था। जिन्होंने भी इस हादसे में अपनों को खोया है, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। नाहरगढ़ रोड से निकलते समय पीछे से एक तेज गति से चलाती हुई कार आई। वो शराब पिया हुआ था, अनियंत्रित तरीके से पीछे से उसने बहुत तेज गति से आते हुए पीछे से टक्कर मारी और फिर रुकने की बजाय वो कई वाहनों को और कईयों को टक्कर देते हुए निकलने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश की। और जब उसको पकड़ा आगे जाके तो वो बिल्कुल नशे में चूर था। उसको अपनी इस करने पे कोई पश्चाताप नहीं। एक मेरा साला था, वो भाई बहन दोनों जा रहे थे। साला था मेरा वीरेंद्र सिंह सांखला। तो परिवार बिखर गए, उनको पूरे मुआवजा दिया जाए और जो भी हानि हुई है वो हानि तो पूरी नहीं हो सकती, पर उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और वहीं जयपुर हादसे में अवधेश नाम के एक शख्स की जान चली गई है। जिन्होंने भी खौफनाक मंजर को देखा, वो इस घटना को कैसे बयान कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अवधेश मेरा छोटा भाई है। वह तेज रफ्तार करना गाड़ी आई थी लंगर के बालाजी से और वो कुचलते हुए निकल गई। शराब के नशे में दूध था वो रोनने वाला, और तेज रफ्तार कार ने रोन दिया उसको। 3-4 लोगों को रोनता हुआ आया। पुलिस ने नहीं पकड़ा, पहले हमारे लोगों ने पकड़ा। इसके बाद हमने हमारी मांगे लिखित में दी हुई है, एक सरकारी नौकरी, मुआवजा और बूथ डेयरी का। सर आप एक बार ये हादसे का अगर वीडियो देखेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। उस आदमी को यदि आम लोग नहीं रोकते ना, तो वो और हादसा करता हुआ जाता। बच्चों को नहीं देख रहा, आतंकवादी है सर वो। हमको न्याय चाहिए, न्याय। आम आदमी है इसलिए हमको न्याय जल्दी नहीं मिल रहा। देखिए हमारी सीधे तौर पर डिमांड है, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसे बचाने का प्रयास जो किया जा रहा है विधायक द्वारा कि उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है यहाँ से, जबकि ये थाना लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी डिमांड है कि जो मृतक परिवार है उसने अपना सब कुछ खोया है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, उस परिवार को कम से कम 50 लाख का जुर्माना का मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो जयपुर में हिट एंड रन केस में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शन में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य भी पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन वाली तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ वो दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं। आज सुबह से ही जयपुर का नाहरगढ़ थाना और वहां पर लोगों का गुस्सा इसी तरीके से फूटा। लोग थाने के बाहर सड़क पर बैठ गए, वहां पर जमकर नारेबाजी की। बाद में बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि उस्मान ने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल ये आरोपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये शख्स जिला कमेटी में उपाध्यक्ष था। कांग्रेस पार्टी ने इसे निष्कासित कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से निशाने पर लिया जा रहा है इस शख्स को। और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इसने जानबूझकर साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मणिपुर की राजधानी इम्फाल में वक्फ कानून के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ एक रैली निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि मणिपुर में भी जो वक्फ संशोधन कानून है उसके खिलाफ नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में वक्फ कानून के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ एक रैली भी निकाली है और इस रैली में न सिर्फ पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शिरकत करती नजर आई। ये वो तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से हुजूम यहां पर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर कि वक्फ का कानून जो सरकार ने बनाया उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं।
और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें अभी तो आपको ये पुरुषों की भीड़ नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों में, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हुई हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी हैं वक्फ कानून के विरोध में, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। तो ये मणिपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बाकायदा रैली निकालकर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून का विरोध किया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष है जो मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो कानून सरकार लेकर आई है वक्फ में संशोधन का, ये मुस्लिम समाज के हित के लिए ही कानून है। इससे पिछड़े, गरीब, पसमानदा मुसलमानों को और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनका हक मिलेगा। हालांकि खुद मुस्लिम समाज के भीतर से मणिपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां इस कानून को लेकर विरोध, इस कानून के खिलाफ नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। तो ये विष्णुपुर की तस्वीरें आपके सामने मणिपुर में, जहां सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय ने इस वक्त संशोधन कानून का विरोध किया। जितनी संख्या में पुरुष थे, करीब उतनी ही संख्या में यहां महिलाएं भी नजर आ रही हैं। विरोध में उतरी हुई हैं मुस्लिम महिलाएं भी इस कानून के। और उधर झारखंड के जामताड़ा में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। यहां मुस्लिम मंच ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये झारखंड के जामताड़ा की तस्वीरें हैं जहां वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है। अब तो खैर कानून बन चुका है मोहर लगने के बाद दोनों सदनों और राष्ट्रपति की, लेकिन उसी को खारिज करने की बात यहां पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से की जा रही है। और मुस्लिम समाज झारखंड के जामताड़ा में भी सड़कों पर उतरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि संसद से बना कानून सबको मानना होगा, लेकिन फिलहाल आप ये भी जानते हैं कि इस कानून के खिलाफ 12 याचिकाएं, बल्कि अब तो संख्या बढ़ गई है, 15 याचिकाएं हो गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। और शायद 15 अप्रैल वो तारीख हो जब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।